खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पिकअप की टक्कर से मां की गई जान और बेटी हुई गंभीर घायल। वहीं ट्रेलर से भिड़ंत के बाद फॉर्च्यूनर चालक ने तोड़ा दम। बहाला और राजगढ़ रोड पर सामने आए हादसे। अलवर मंडी के 400 व्यापारियों के जरिए खाद्य निगम को गेहूं बेच सकेंगे किसान, सीधे खाते में आएगा भुगतान। विद्युत निगम के रिश्वतखोर लिपिक को 4 साल के लिए भेजा जेल। अलवर एसीबी कोर्ट ने सुनाई सजा। वहीं बालक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की हुई कैद। और अभ्यारण्यों में सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी कर सकेंगे निःशुल्क भ्रमण। कला कॉलेज में हुए समारोह में वन मंत्री संजय शर्मा ने किया ऐलान। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। बढ़ते सड़क हादसों की कड़ी में अलवर में बहाला टोल टैक्स के समीप बाइक सवार मां बेटी को पिकअप ने टक्कर मार दी। इसके चलते महिला उर्मिला की मौत हो गई, वहीं उसकी बेटी सीमा घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उधर पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बगड़तिराहा थाने के सहायक उप निरीक्षक राजेश ने बताया कि मृतका उर्मिला बेटी सीमा के साथ बाइक पर अपने गांव बड़ौदा में जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। कल 4-4:15 बजे एक महिला और उसकी लड़की अलवर से अपने गांव बड़ौदा में जा रहे थे, तो तभी एक पिकअप गाड़ी पीछे से टक्कर मार दी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज सोलन के हॉस्पिटल में करवाया जा रहा था। आज उसको जयपुर रेफर किया था, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई, जिसकी लास्ट मोर्ची अलवर में रखी, जिसकी सूचना पर रवाना होकर यहाँ आए थे, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया, रिपोर्ट दे दी गई, मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या नाम है? मृतका का नाम उर्मिला, वाइफ ऑफ हुकमचंद, जाति जाट, उम्र 45 साल, निवासी बड़ौदा में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, किनके साथ थी? अलवर से अपने गांव बड़ौदा में जा के अपनी बच्ची के साथ थी। किसकी कौन सी गाड़ी पे थी? खुद की मोटरसाइकिल पे थे, पीछे से पिकअप करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम करा दिया? पोस्टमार्टम कराएंगे अभी। कौन सी जगह हुआ एक्सीडेंट? ये बहाड़ा टोल से आगे। और वहीं राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग पर बावड़ी तिराहे के समीप गद्देरा ट्रेलर में फॉर्च्यूनर गाड़ी घुस गई। इसके चलते गाड़ी चालक की मौत हो गई। सूचना पर कोठी नारायणपुर चौकी इंचार्ज रमेश मीणा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मीणा ने बताया कि मध्य रात्रि के बाद करीब 1:30 बजे सूचना मिली थी। मृतक हेमराज मीणा दौसा जिले का निवासी था। राजगढ़ CSC में शनिवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। रात्रि करीब 1:30 बजे की बात है, टेलीफोन सूचना मिली कि बावड़ी तिराहे पर एक एक्सीडेंट हो गया, जिस पर वहाँ पहुँचे तो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसकी मौत हो गई। इसको मोर्चरी राजगीर में शिफ्ट कराया गया रात्रि को, और अब पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक का नाम क्या? मृतक का नाम खेमराज सन ऑफ रामजीलाल मीणा था। तो यह बेच पड़ा। अलवर की कृषि उपज मंडी में रजिस्ट्रेशन के बाद किसान सीधे भारतीय खाद्य निगम को व्यापारियों के जरिए अपना गेहूं बेच सकते हैं। व्यापार समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि करीब 400 व्यापारियों की दुकानों पर किसान सीधे ही FCI को अपना गेहूं बेच सकते हैं। इसके लिए उन्हें मंडी परिसर में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद किसान को उसकी उपज का भुगतान खाद्य निगम द्वारा सीधे खाते में भेजा जाएगा। व्यापारियों की मांग पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने अन्य बड़ी मंडियों की तर्ज पर अलवर में भी ये व्यवस्था करवा दी है। किसानों से व्यापारियों द्वारा खरीदे गए गेहूं को बाद में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में पहुंचाया जाएगा। पहले किसानों की खरीद गवर्नमेंट अपने अपने फोकल पॉइंट थे। राजस्थान में कुछ मंडियों में तो खरीद दे रखी थी, लेकिन कुछ मंडियों में नहीं थी, जैसे अलवर, भरतपुर, बयाना, इनमें नहीं थी। तो हमने माननीय मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने हमारा काम कराया और उन्होंने FCI के बड़े बड़े अधिकारियों से एक मुलाकात हमारी करवाई और उन्होंने इसको सुचारू रूप से व्यापारियों के द्वारा खरीद करवाई, जिससे किसानों को फायदा होगा। पहले फोकल पॉइंट पे तो एक महीने में किसानों का नंबर आता था। हमारे यहाँ 400 व्यापारी एक साथ तुलाएंगे माल, जिससे एक साथ कितना भी गेहूं आ जाओ सब गवर्नमेंट को तुल जाएगा और किसानों को भी फायदा, गवर्नमेंट को भी ज्यादा माल मिलेगा। और ये हमारे एक
अब चालू हो चुकी है प्रक्रिया। जैसे भी गेहूं आएगा हमारे एफसीआई के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, आड़तियों के द्वारा मंडी में खरीद है। और जितने भी किसान आए, हम सब किसानों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मंडी में माल लेके आए, उनको जिससे सुविधा का फायदा मिले। तो इस व्यापारी को क्या फायदा रहेगा? व्यापारी को फायदा ये रहेगा कि गवर्नमेंट व्यापारी को एक आड़त देगी लिमिटेड, जो उन्होंने फिक्स किया है वो व्यापारियों को मिलेगी। और व्यापारियों किसानों को ये फायदा है कि वो आएंगे फटाफट तुलवा के चले जाएंगे, उनको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने एक 48 घंटे के अंदर अंदर किसानों के खाते में पेमेंट देने की घोषणा की है कि 48 घंटे के अंदर अंदर जाएगा। तो सर माल आपके पास बेचेंगे व्यापारियों के पास, तो उसका भुगतान गवर्नमेंट उसको करेगी जी, ऑनलाइन भेजेगी? माल व्यापारियों के द्वारा बिकेगा, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा किसान के खाते में पेमेंट जाएगा। उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है गेहूं का, जो एक पोर्टल है उस पे करवाना पड़ेगा। और जनाधार का अकाउंट नंबर, जनाधार का एक कार्ड लाना पड़ेगा। तुरंत प्रभाव से अगर मंडी में व्यापारी किसान लेके भी आता है तो मंडी में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हाथों हाथ माल तुल जाएगा। उसके लिए बैंक की पासबुक या बैंक अकाउंट की डिटेल और जनाधार कार्ड लाना पड़ेगा, एक गिरदावरी लानी पड़ेगी। और वहीं अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की आवक लगातार जारी है। व्यापार समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि प्रतिदिन 15 से 25 हजार बोरियों की आवक हो रही है। साथ ही भाव 5600 से लेकर 5750 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। वर्तमान में तेज धूप के कारण सरसों का दाना कुछ पतला हुआ है और ऐसे में क्वालिटी में गिरावट आई है। इसके अलावा सरसों खरीद केंद्र पर 5950 प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद होगी एवं ऐसे में बाजार का भाव भी कुछ बढ़ सकता है। सरसों की आवक हमारे यहाँ लगभग 15 से 20 हजार 25 हजार कट्टे पर डे आ रहा है। और भाव क्या है कि पहले 56-57 रुपये कंडीशन था, बीच में 58 हो गया, आज वापिस 57 रुपये कंडीशन है। 5700 से 5750 कंडीशन से माल बिक रहा है। लेवाल खूब है, माल बहुत अच्छा बिक रहा है। मॉइस्चर वाले माल कम आ रहे हैं और किसान ज़्यादातर माल सुखा के ला रहा है। पहले जो लैब कंडीशन 42-43 तक आ रही थी, वो लैब कंडीशनों में कुछ डाउन आया है। अब लैब नीचे में 38-39 भी आ रही है, जो पहले 40-41 से नीचे नहीं आ रहा है। तो कुछ किसान अभी माल धीरे धीरे लाएंगे क्योंकि अब गेहूं की कटाई में लग गए हैं किसान। तो 1 तारीख से शायद गेहूं की आमद भी बढ़ जाएगी हमारे यहाँ। सर तो इस समय क्वालिटी ठीक है? क्वालिटी इस टाइम पहले से पुअर आई है। पहले जो गोल्ड दाना आ रहा था अब थोड़ा मरा हुआ आ रहा है और लैब भी डाउन हुआ है। इसका क्या कारण मानते हो? इसमें मौसम का प्रभाव रहा है। जो बीच में बारिश आई थी और ओलावृष्टि हुआ था, तो उससे हुआ क्या कि जो टेम्परेचर हाई हुआ है उससे दाना कमजोर हो गया। तो मौसम की वजह से गड़बड़? और मौसम की वजह से। सर भाव ठीक है किसान के? अभी तक तो सही है, बाकी और हो सकता है 100-200 रुपये और बढ़ जाए। अभी गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट खरीदेगा, गवर्नमेंट की 5950 रुपये एमएसपी है, उसके वहाँ नॉन कंडीशन 5950 का भाव है। उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, उसमें चाहे कितना भी तेल हो, सभी सरसों 5950 से खरीदेगी। तो इसमें 100-200 रुपये का इजाफा जल्दी आ सकता है। आपको लगता है कि 5900 के आसपास या 5950 के आसपास मंडी में भी बिक सकती है? हाँ, 6000 कंडीशन तक मंडी में होने की जल्दी संभावना है। अलवर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विशेष न्यायालय ने रिश्वत के मामले में विद्युत निगम के लिपिक को 4 साल की सजा सुनाई है। एमआईए की एक कंपनी में काम करने वाले मैनेजर सुशील कुमार ने एसीबी को शिकायत की थी। इसमें बताया गया कि लिपिक राधेश्याम कनेक्शन का लोड बढ़ाने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है। एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन करके ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी राधेश्याम को 4 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। परिवादी सुशील कुमार ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि एमआईए में पार्ट्स मंडल में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वो कंपनी का लोड बढ़वाने के लिए वो एमआईए ऑफिस के बाबू राधेश्याम से मिला था और राधेश्याम ने पत्रावली लेने से मना कर दिया और पैसे की मांग की। वह बोला कि बिना पैसे पत्रावली नहीं लूंगा। इस रिपोर्ट पर उसने भ्रष्टाचार में प्रकरण आरोपी राधेश्याम के खिलाफ दर्ज कराया और उसके आरोपी राधेश्याम के खिलाफ धारा 7, 13(1)(d) और 13(2) पीसी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। उसके बाद वाद विचारण न्यायालय ने श्रीमती अन्नू चौधरी पीतासीन अधिकारी एसीबी कोर्ट ने आज आरोपी राधेश्याम को धारा 7, 13(1)(d), 13(2) पीसी एक्ट में 10,000 रुपए के जुर्माने से और 4 वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
और वहीं अलवर न्यायालय ने 10 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सख्त सजा सुनाई है। लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि खेड़ली थाने में वर्ष 2024 में यह मामला दर्ज हुआ था। बालक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। इस दौरान खेड़ली निवासी आकाश ने उसे खंडर में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर चालान पेश किया था। इस मामले में न्यायालय में 14 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आकाश को दोषी मानते हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। पोस्को संख्या 1 के जज माननीय श्री जोगेंद्र अग्रवाल जी द्वारा खेड़ली थाने का एक अंतर्गत मामला था, जिसमें पीड़ित बालक जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष थी, वो अपने रिश्तेदारी में शादी में गया हुआ था। तो वहाँ पर जो आकाश नाम का जो मुलजिम है, वह उसको बहला फुसलाकर और एक खंडर में सुनसान जगह ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन किया। उस बच्चे को जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो सुन के लोग पहुँचे और उस बच्चे को बचाया। तो इस प्रकार से आकाश ने इस पीड़ित बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया है। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा 363 में 3 साल की सज़ा 5,000 जुर्माना, 377 में 10 साल की सज़ा 5,000 जुर्माना तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सज़ा और 10,000 जुर्माना दिया है। टोटल कितनी? टोटल सज़ा है जो सबसे बड़ी है वो 20 साल की है और टोटल 20,000 जुर्माना इसमें दिया गया। हमारे द्वारा करीब 14 गवाह और 24 दस्तावेज हमने प्रदर्शित करवाए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार का जो दुष्कर्म था अप्राकृतिक, उसको ध्यान रखते हुए कड़ी से कड़ी 20 साल की सजा सुनाई। राजस्थान में सभी बाघ अभ्यारण्यों में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क भ्रमण करवाया जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में जानकारी दी। साथ ही बताया कि इसके जरिए बच्चों का वन, पर्यावरण और वन्य जीवों सहित प्रकृति से भावनात्मक जुड़ाव बनाया जाएगा। उन्होंने बाबू शोभाराम कॉलेज में प्राचार्य से कहा कि वे भ्रमण के लिए विद्यार्थियों की सूची बनाकर भिजवाएं। उधर मंत्री संजय शर्मा ने इस महाविद्यालय में शनिवार को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के पैनोरमा और क्लासरूम स्टार्ट लॉन्च पैड का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा भी मौजूद रहे। उधर कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य ने की। अतिथियों का स्वागत राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कर्मवीर सिंह ने किया। साथ ही डॉक्टर सरोज मीणा आदि ने अपने विचार रखे। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा ने महाविद्यालय में पानी की बोरिंग लगवाने, ई-लाइब्रेरी की स्थापना सहित पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। टाइगर रिजर्व फाउंडेशन की बैठक ली थी, उसमें मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं, विशेष रूप से रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विजदारी, धौलपुर, खरोली, यहाँ पे जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, उनको निःशुल्क जंगल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। हमारी सरकारी जिप्सी में ही उनको घुमाया जाएगा। और एक और इस कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ हम बालक बालिकाओं को जो हमारी प्रकृति है उससे सीधा जोड़ रहे हैं और जो वन्य जीव हैं हमारे जंगलों में, उनकी जानकारी भी इस माध्यम से दे रहे हैं। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आए। बहुत बड़ी मात्रा में रणथंभौर हो चाहे रिस्का हो, इन दोनों जगह हमारे सरकारी विद्यालय में जो बेटे और बेटियां हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको घुमाने का काम वन विभाग ने किया। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान के जो सरकारी महाविद्यालय स्कूल्स हैं उसके सबके अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा, बालक बालिकाओं से कहना चाहूँगा कि आइए टाइगर रिजर्व में जाइए, प्रकृति से सीधा जुड़िए, वन्य जीवों के बारे में जानकारी लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि आने वाली पीढ़ी जब सीधा सीधा प्रकृति से जुड़ेगी तो जो पेड़ों की कटाई हम करते चले गए अपने स्वार्थवश, उसके प्रति उनकी संवेदना जागृत होगी और वो स्वयं पौधारोपण करेंगे और आने वाली पीढ़ी को हम एक विशेष सौगात वृक्षारोपण के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। अलवर के एनईबी थाना अंतर्गत फास्ट फूड दुकान की शटर काटकर शातिर नकदी सहित आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स चुरा कर ले गए। खौरा मोहल्ला निवासी कमल किशोर सैनी ने बताया कि उनकी फास्ट फूड की दुकान 160 फीट रोड पर है। इसमें देर रात करीब 3:30 बजे चोरों ने घुसकर करीब 10,000 रुपए, एक छोटा माइक्रोवेव और लगभग 2,000 रुपए के शीतल पेय एवं आइसक्रीम पार कर लिए। रात को करीब चोरी हो गई थी। तो सुबह हम दुकान पर आए तो दुकान पर हमको शटर का पीछे वाली शटर का ताला टूटा हुआ मिला था और शटर ऊंची हो रही थी।
और अंदर आके देखा तो गले में करीब 10-12 हज़ार रुपये थे, वो गायब थे। एक छोटा माइक्रोवेव था, वो गायब था, जिसके हमने सुबह जाके एनएबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी साहब। और आइसक्रीम और ये कोल्ड ड्रिंक खा गए साहब, 3-4 हज़ार की, 500-600 की कोल्ड ड्रिंक का नुकसान कर दिया, और 1,500-2 हज़ार रुपये की आइसक्रीम थी, वो खा गए, फेंक गए, ले गए। यहाँ बाहर भी पटक रखी है, आगे तक रोड पे पटक रखी है। और अब मेरी शटर का नुकसान हो गया, शटर तोड़िए, 3-4 हज़ार रुपये साहब मैंने उसमें लगा दिए, तो करीब 30-1 हज़ार रुपये का मेरे को नुकसान है। अलवर में अपना घर शालीमार स्थित 14 बीघा क्षेत्र में एक सरकारी अध्यापक ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सदर पुलिस ने शव को पंखे से नीचे उतारकर जिला अस्पताल की मोचरी में पोस्टमार्टम करवाया है। सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मृतक पवन जाट की पत्नी सुबह 8 बजे लाइब्रेरी गई थी। जब वह वापस घर लौटी तो पति का शव पंखे पर लटका हुआ था। पवन जाट मूल रूप से जाट बहरोड का रहने वाला था और मियां का बास तिजारा के सरकारी स्कूल में अध्यापक था। उधर पुलिस के अनुसार मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन परिजनों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। शालीमार से जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति फ्लैट में है जो शालीमार में 14 बीघा में फांसी खाली है। इस सूचना पर मौके पहुंचा, जहां व्यक्ति पवन जाट नाम का व्यक्ति फांसी के फंदे से लटका हुआ था, जिसकी वीडियोग्राफी की जाकर पंखे से नीचे उतारा। एम्बुलेंस मंगा के परिवारजनों को गांव से फोन कर बुलाया और उसको हॉस्पिटल लेकर आए, जिसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है इसका? इसका पवन जाट है। अलवर में तेज मंडी क्षेत्र में गत देर रात एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इसके बाद दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। यहां मौजूद रणवीर सिंह ने बताया कि गेहूं की गाड़ी को शनिवार की सुबह एफसीआई गोदाम में खाली किया जाना था, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण इसमें आग लग गई। इसके चलते करीब 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। ये खड़ी में वायरिंग शॉर्ट हुई है, इसमें शॉर्ट सर्किट से हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाकम है। कहाँ के निवासी हो? दाऊदपुर के। क्या काम करते हो? गाड़ी घोड़ा का काम कर रहे हैं, अभी ड्राइवरी करते हैं। कितने बजे ये सूचना लगी आपकी? ये सोचना तो अब 11 बजे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसमें आग लग गई। हमने फिर फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड वाले आधे घंटे में आए और आके आग बुझा दी। कितना के नुकसान हो गया इसमें? नुकसान तो होगा 2-2.5 लाख रुपए का। क्या सामान भरा था इसमें? इसमें गेहूं भरा था सरकारी एफसीआई का, इस गोदाम में खाली करने के लिए खड़ी थी। सुबह खाली होता? हाँ। 2-2.5 लाख का नुकसान। मौके पर पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, कोई जनहानि नहीं हुई, आग पर काबू पा लिया? हाँ, कोई जनहानि नहीं। अलवर के एक नामी बिल्डर के परिवार में चल रहा प्रॉपर्टी विवाद चर्चित है और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। उधर आरोपों के अनुसार शुक्रवार को अलवर जयपुर मार्ग पर तोलानी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले एक पंडित दिनेश शर्मा को महिला ने उसके घर के अंदर बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला खोलकर पंडित को बाहर निकाला, साथ ही उसके बाद घर पर ताला लगा दिया। पंडित दिनेश शर्मा का आरोप है कि जबरन उसके घर पर ताला लगाया गया है, जबकि उसने नियम के अनुसार घर को खरीदा है। साथ ही उन्होंने न्यायालय से स्टे ले रखा है। दूसरी ओर महिला का आरोप है कि दिनेश शर्मा ने गलत तरीके से मकान की रजिस्ट्री करवाई है और यह प्रॉपर्टी उसके पिता की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके कुछ परिजन प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। उधर इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर अलवर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। तोलानी रेजिडेंसी, मेरा मकान नंबर प्लॉट नंबर है 46 है। मैं अंदर काम कर रहा था, पीछे से गाड़ी लेके आधा पौन घंटा गाड़ी लेके ड्राइवर के साथ में छवि तोलानी आकर के और मेरे दोनों गेटन के, मैं ऊपर था और दोनों गेटन के लॉक लगा दिया चैन लगा करके। फिर मैंने 112 पे कंप्लेंट की जयपुर में, तो अरावली बिहार मेरा थाना पड़ता है। अरावली बिहार से गाड़ी आई थी पुलिस की, पुलिस ने मेरे को बाहर निकाल करके और पुलिस ने छवि तोलानी से गेट, दोनों गेटों पे ताला लगवा दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्यों बंद किया, क्या कारण? पता नहीं, आपका डॉक्यूमेंट्स कागज लेकर के आप थाने में आओ। कौन कह रहा था? नहीं, कौन कह रहा था? पुलिस वाला। तो पुलिस आई थी, क्या हुआ? पुलिस आई थी जब बोले उसको लॉक लगाते हुए तो मना किया नहीं और मेरे से ये कहा आप कागज लेके और थाने में आकर के रिपोर्ट कर दो।
है, ये एक्चुअली मेरे पापा की प्रॉपर्टी थी, जो पापा की डेथ के पहले पापा की चाबी वाबी लगी हुई थी अपार्टमेंट्स का मेरे पास था। तो ये अपार्टमेंट तोड़ के हमारे ताले की तोड़ के अंदर घुस गए, पापा की उसको छोड़ के तोड़ के अंदर घुसे। मैंने इनसे पूछा क्या क्यों है क्या है, तो इनने हमारा मैंने पुलिस में FIR रिपोर्ट करी, वो ही तो मैंने ताला वापस से लगा दिया, रंग पेंट कराने लगे पहले, फिर ये करा, फिर इसका केस पेपर्स इसके अवैध थे क्योंकि इनने रजिस्ट्री जो पापा की डेथ हुई है तब तक ऑलरेडी अपार्टमेंट्स बने हुए थे, इसका केस चल रहा है, प्रूफ है हमारे पास। और पापा की डेथ के बाद इसने उसको खाली पड़ा प्लॉट दिखा के रजिस्ट्री कर दी, मनीष सोलानी और इसका कर दी। और ये इसका मैं जब आज करने गई तो आज फिर से ये ताला तोड़ के रंग पेंट करने घुसे हुए थे, फिर से हमारा ताला तोड़ दिया। तो मैंने अपना ताला लगाया कि मैं पापा की इतनी वास्ट प्रॉपर्टी टेक केयर कर रही हूँ, पापा का एक तो अज्यूम कर रखा है, पापा की डेथ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस में हुई जिसपे इंसान हमको शक है, वो अलग बात है। लेकिन आज ये फिर ताला तोड़ के रंग पेंट करने गए और वहां से प्रेमा राठौर और उसको बुला दिया कंचन तोलानी, मनीष पापा का जो ऑफिस था जिसमें मनीष ने कब्जा करा हुआ है, पापा के ऑफिस में अपना प्लॉट बता के कर रखा है। जब भी आया था चड्डी बनियान में आया था, जो कि हाई कोर्ट में ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुकी है, और अपने आपको पापा का बेटा बना के इनने हर तरफ से पापा का डेथ सर्टिफिकेट और वो सब करने लगा। नगर निगम ने डिनाई कर दिया। तब मैं इतना टूट चुकी थी पापा की डेथ के बाद, तो मेरे को इनने इतना मिसयूज करा वहां पे इन्फॉर्मेशन, और अभी यहाँ पे आके फिर ये ताला तोड़ के फिर ये दिनेश शास्त्री को अंदर घुसा दिया, प्रेमा राठौर और उसकी बेटी को बुलाया। प्रेमा राठौर का क्या मतलब बनता है वहां पे बताइए, प्रेमा राठौर का इसको क्या कहानी है और वो क्यों हमारे उसमें बीच में इंटरफेयर कर रही है। पहली बात, वो जिस घर में रह रही है वो भी गलत उसने ले रखा है, 420 मनीष के उसमें करके ले रखा है। आज इसने फिर से सर मेरा ताला तोड़ के अंदर घुस गया दिनेश शास्त्री। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के 8वें त्रिवार्षिक सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में संपन्न हुआ। इसमें अलवर से भी प्रतिनिधि पहुंचे और चिंतन किया। इसका उद्घाटन कर्नाटक स्टेट के महासचिव विश्वनाथ नाइक द्वारा किया गया। नाइक का कहना था कि पेंशन अपडेशन में मुख्य समस्या रिटायरीज एसोसिएशन का 2 गुटों में विभाजित होना है, ऐसे में समन्वित प्रयास करने होंगे। उधर IOB के स्टाफ शाखा महाप्रबंधक दीपक कुमार बारीक ने सभी का स्वागत करते हुए बैंक की ओर से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन सेवा प्रारंभ करने की जानकारी दी। वहीं नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष AL चंद्रमौली और महासचिव बाबा सुब्रमण्यम फिर से चुने गए हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र से प्रमोद कुमार शर्मा उप महासचिव, जयपुर क्षेत्र से शैलेंद्र कपूर और आगरा क्षेत्र से CP लवानिया का सहायक महासचिव पर निर्वाचन हुआ। वहीं अलवर से सम्मेलन में पहुंचे शैलेंद्र कपूर ने बताया कि अधिवेशन में सारगर्भित मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडियन ओवरसीज बैंक की रिटायरी एसोसिएशन के 8वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन 19 मार्च 2025 को ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के महासचिव कर्नाटक राज्य के श्री विश्वनाथ नायक द्वारा किया गया, जो विजया बैंक रिटायरी एसोसिएशन के भी महासचिव हैं। श्री नायक ने सम्मेलन के उद्घाटन में बड़ी स्पष्ट भाषा में ये सबको बताया कि हमारा अपडेशन का जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा है वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक, दोनों गुटों के पदाधिकारियों के बीच में ईगो क्लैशेस हो जाते हैं और उसकी वजह से कोई एक समेकित प्रयास पेंशन अपडेशन का नहीं हो पा रहा और सरकार भी इसी का ही फ़ायदा उठा रही है। इसलिए कोई भी अपडेशन का जो जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक कोई अपडेशन का बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको जहाँ भी कोई इनका पदाधिकारी, कोई भी अच्छा पदाधिकारी आपको मिले तो उसको हाथ जोड़ के आप ये कहें कि यार कम से कम आप पेंशन के मुद्दे पे तो यूनाइटेडली बात करें। एक इस पेंशन के मुद्दे पे आप यूनाइटेडली अगर नहीं खड़े हो सकते हैं तो कहाँ तक आप क्या रिटायरी एम्प्लॉई का वो मार्गदर्शन करेंगे। तो मेहरबानी से प्लीज़ आप एक यूनाइटेड होकर इस मुद्दे पे आप एक होकर बात करें ताकि सरकार पे दबाव बने और सरकार इस मुद्दे पे कोई ना कोई एक पॉजिटिव डिसीजन ले सके। अलवर में कंपनी बाग विकास समिति के चुनाव 23 मार्च को संपन्न होंगे। सुबह 8 से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 4 बजे बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव को लेकर कंपनी बाग में सुबह से ही चहल पहल बनी रही। यहां प्रचार करने वाले समर्थक और पदाधिकारी लोगों से संपर्क करते नजर आए। उनका कहना था कि यह कंपनी बाग के विकास का चुनाव है। इसमें ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो कंपनी बाग की हरियाली और इसकी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रख सके। यहाँ चुनाव की सरगर्मियाँ बड़ी तेज हो गई हैं क्योंकि आज का दिन शेष है और कल चुनाव है। कल अपना आधार कार्ड लेके हम सभी ने यहाँ आना है और कंपनी बाग वालों हमारे साथ है बीच में जो के भाई
और के भाई के कुछ समर्थन है, हम इनसे बात करेंगे। चलो पहले के जी से ही बात करते हैं। और कल चुनाव है, लोग बाग आपको क्यों पसंद कर रहे हैं? देखिए, मैं कर्म प्रधान होता है। हैं जी? कर्म होता है प्रधान। कर्म प्रधान, वेरी गुड। अपन जो जीवन में कर्म करते हैं, हाँ, उसका फल तुरंत नहीं मिलता, नहीं मिलता, उसका फल मिलता है बाद में जी। और मैंने जो जीवन अपना घर वालों से भी लड़ाई करके पेड़ पौधों के जीवन जिया, इनके लिए कि इनकी हरियाली बनी रहे, इन पे पक्षी बैठे, इनका ऑक्सीजन लोगों को मिले और वातावरण शुद्ध रहे। बहुत बढ़िया। इस वजह से ये लोगों का मैसेज गया और ये इस प्रकार का माहौल। चलो ये तो हो गई पेड़ों की बात। इसके आगे आप विकास क्या काम करवाना चाहते हो? इस कंपनी बाग में आपको क्या कमियां दिखती हैं? देखिए, विकास की बात में तो इसमें बहुत सी कमी है। सबसे पहले तो मंदिर के पास जो टैंक बना हुआ है, हाँ जी, उसमें 5 कुंडे बने हुए हैं, उससे हम पानी देते हैं। हमने सही भी कराया था पाइपलाइन को, और पेड़ों में पानी देते हैं उस एरिया को। फिर आते हैं आगे तो तिकोना पार्क पीछे बेकार पड़ा है, हाँ, बेकार उसमें फूल खिलने चाहिए मंदिर के पीछे। फिर अब और आगे चाहते तो अपने 5 टंकी लगी हुई है, लेकिन यहाँ फूल जब खिलेंगे जब उसके चारों तरफ जालियाँ लग जाएंगी। हाँ, जाली, तो जाली का भी आपका विचार है? जाली लग के ही लगेंगे। आगे पानी की टंकी है 5, उनमें वाल नहीं है, उनको वाल लगवाएंगे, पानी भरवाएंगे, उससे लोग पक्षियों को पानी पिलाएंगे, पेड़ पौधों को पानी देंगे। आगे आप चलोगे तो जितनी लाइटें पड़ी हैं खराब आड़ी पड़ी है, उनको सही करवाएंगे। जो बंद पड़ी है उनको चालू करवाएंगे। म्यूजिक सिस्टम जो बंद पड़ा है इसको चालू करवाएंगे। शिमला की जाली जो हट गई है उसको ठीक कराएंगे। आगे आप नर्सरी में घुसेंगे, गेट खोलेंगे, लोग खोलेंगे तो नर्सरी के अंदर जो कबाड़ पड़ा है, स्क्रैप पड़ी है, जो बेकार पड़ा है, बिल्डिंग जो अधिकारी की उसकी मरम्मत करवाएंगे और उसको पेड़ पौधे लगवाएंगे, सफाई करवाएंगे। हम तो एक चीज चाहते हैं, इस कंपनी बाग में जो घूमने आते हैं सारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग आते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। और कंपनी बाग का क्या हाल हो रहा है सब देख भी रहे हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं जो कंपनी बाग का विकास कर सके। बहुत अच्छी बात है सर। कंपनी बाग का विकास कर सके, कंपनी बाग को हरा भरा रख सके। कंपनी बाग हमारे शहर का हृदय स्थल है। बिल्कुल है सब, बिल्कुल। इन सबको करने के लिए हमको हमारी नजर में एक ही आदमी नजर आ रहा है, कृष्णपाल खंडेलवाल। क्या सबसे बड़ा बड़ी बात तो कंपनी बाग सभी के लिए है। हाँ जी, यहाँ पर आने का एक ये सभी का सौभाग्य होता है कि सभी के चेहरों पर मुस्कान बनी रहे। इसी मुस्कान के लिए आज जो हमारे के भाई हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की प्राकृतिक जो चीज़ है वो हमेशा बनी रहे। और हमेशा हम चाहते हैं कि यहाँ के पेड़ पौधे हैं तो काफ़ी समय से उजड़े पड़े हैं। आज आप देखते हैं काफ़ी समय से, आज 5 साल से ये पूरे अलवर के अंदर पर्यावरण के लिए हमेशा साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि इस आप विकास के लिए इनको चुनें और इनको अभी सलाहें। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, कंपनी बाग में हम काफ़ी टाइम से घूम रहे हैं। कंपनी बाग में जो छोटी मोटी कमियाँ और जो यहाँ विकास की कमी नज़र आती है, उसके लिए अभी अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं। के खंडेलवाल जी की निष्ठा, उनकी लगन, उनकी भावना देख के ऐसा लगता है कि वो प्रकृति के प्रति समर्पित है। क्योंकि कंपनी बाग में प्रकृति को समर्पित है, इसलिए हम चाहेंगे कृष्ण कुमार खंडेलवाल जी को विजय बनाएं, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, जिससे कि वो कंपनी बाग के विकास में योगदान दें और वो योगदान सबके काम आएगा, वो किसी का व्यक्तिगत योगदान। क्षय रोग के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाने के लिए अलवर में राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं जिला टीबी केंद्र ने रैली निकाली। इसमें चिकित्सक, फैकल्टीज एवं मेडिकल छात्रों की भागीदारी रही। यह रैली मेडिकल कॉलेज परिसर से अंबेडकर सर्किल तक निकली। साथ ही माइक्रोबायोलॉजी विभाग के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अलावा प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश सूद, विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनु शर्मा, जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर कपिल भारद्वाज आदि ने टीबी मुक्त भारत का संकल्प दिलाया। उधर जिला स्तर पर 23 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें टीबी मुक्त 231 ग्राम पंचायत के सरपंचों को सम्मानित किया जाएगा। जो हमारा विश्व टीबी दिवस है वो 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है और इसके एवज में राजस्थान सरकार ने ये पूरा हफ्ता 19 से लेके 24 मार्च तक अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए रखा गया था। तो उसी के अंतर्गत हमने एक आम जन के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। उसमें हमने एक रैली रखी है। रैली के साथ जो अपने मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रंगोली कंपटीशन और अपने पोस्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और ये कंपटीशन जब जज होंगे उसके बाद इसके जो प्रशस्ति पत्र हैं वो 24 मार्च को हमारे कलेक्टर मैडम के थ्रू मिलेंगे। रैली कहाँ से जाकर निकालेंगे? हमारी रैली कॉलेज परिसर से लेके अंबेडकर सर्कल तक निकली और फिर वापस इधर ही समाप्त हुई है। इसका पूरा क्या उद्देश्य रैली? इस रैली का उद्देश्य यही था कि आम जन को हम ये बताएं कि टीबी जो है ये एक ट्रीटेबल बीमारी है और
टीबी जैसे कि सरकार की जो हमारी प्रोग्राम्स आए हैं उसके हिसाब से 2025 तक हमारा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, तो उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हमने ये रैली निकाली है जिससे कि लोग अवेयर हों टीबी के बारे में, टीबी के लक्षण के बारे में, उसकी डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। आपका नाम और मैं डॉक्टर अनु शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जीएमसी अलवर। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अलवर की सुनैना ने तश्तरी फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। उन्होंने 18 वर्ष बालिका आयु वर्ग में भाग लिया था। सुनैना इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित खेलो इंडिया सेंटर में कोच सुरेंद्र सिंह से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। स्वर्ण पदक जीतने पर जिला एथलेट संघ के सभी पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। इनमें बाला प्रसाद सैनी, रामफल सैनी, भगवान दास, विक्रम शर्मा, नेम सिंह यादव, विक्रम चौधरी एवं वेद प्रकाश आदि शामिल हैं। अलवर पहुंचने पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस खिलाड़ी का स्वागत किया जाएगा। अलवर में ट्रांसपोर्ट नगर कॉलोनी की सड़कों पर गंदगी का आलम है। यहाँ बदबू के चलते रहना भी मुश्किल हो गया है। ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे लाइन के पास बने फ्लैट्स में रह रहे लोगों ने इसके चलते आक्रोश जताया है। क्षेत्रीय निवासी अनिल नकरा ने बताया कि नगर निगम के ऑटो टिपर यहाँ नहीं पहुँचते। अब लोग घरों का कचरा रोड पर लगे कचरे के ढेरों में फेंकने लगे हैं। इससे सफाई के हालात बदतर होते जा रहे हैं। वहीं गिरिराज बाली का कहना है कि सफाई कर्मी भी यहाँ नहीं आते और उन्हें खुद के खर्च पर सफाई करवानी पड़ती है। इसके अलावा फ्लैट्स की दीवारें जर्जर हो गई हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। यह क्षेत्र नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड के बीच उलझा हुआ है एवं आम जन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं यहाँ इन फ्लैटों में 9 साल से रह रहा हूँ, जब से ये हाउसिंग बोर्ड ने फ्लैट अलॉट करे हैं। ये एनईबी ट्रांसपोर्ट नगर है, एनईबी एक्सटेंशन इसको बोलते हैं। और इसकी लोकेशन अगर आप चाहें तो रेलवे लाइन के पास, अंडरपास। क्या समस्या आ रही है? समस्याओं का अंबार है यहाँ अपना फ्लैट तो बना दिए सरकार ने, अच्छी बात है, बनाए, कुछ सेवा करी। हर गली मोहल्ले में जो सेक्टर 1 हो, 2 हो, स्कीम नंबर 1, 2, अंबेडकर नगर, शिवाजी पार्क, सब में आने और जाने की 2 एंट्रियां होती हैं। यहाँ सिर्फ 1 एंट्री है और वो ट्रांसपोर्ट वालों ने, ट्रक वालों ने घेर रखी है। उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ कोई सफाई नहीं हो रही, पिछले 9 साल से हम खुद करवाते हैं। कभी कोई कचरे की गाड़ी अंदर जो आती थी घर घर डोर टू डोर, उसने भी आना बंद कर दिया है। यहाँ पार्षद को सबको कह दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये मामला फंसा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड कहता है ये नगर परिषद कराएगा, नगर परिषद कहता है हमको हाउसिंग बोर्ड ने हैंड ओवर नहीं किया, यूआईटी कहती है हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों के बीच में कहते हैं ना, हम पिस रहे हैं, यहाँ के निवासी पिस रहे हैं। आपने सब देख लिया है। अब सफाई कैसे हो रही है, किस तरह से कर रहे हैं? सफाई कभी कभार हम हाथ पैर जोड़ते हैं तो थोड़ा आ जाता है, या पैसे दे के हम करवाते हैं। स्वयं के पैसे से? स्वयं के पैसों से कराते हैं। स्वयं के पैसों से कराएंगे, ये हमारा भी दायित्व है, लेकिन जो सरकार का दायित्व है वो तो बंद करे, वो तो अपना करे काम। हाउसिंग बोर्ड और ये किसका है, पहले तो ये फैसला हो जाए कि है कौन, यहाँ सफाई कौन कराएगा। कोई भी नहीं करा रहा, ना कचरा उठ रहा है, सब बाहर फेंक रहे हैं। या महामारी का डर हो रहा है बरसातों में, या किसी के महामारी से मरने का सरकार इंतज़ार कर रही है। यहाँ 2 मंत्री हैं हमारे अलवर से, केंद्र में भी स्टेट में भी, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे या उनके तक बात पहुँच नहीं रही है। तो ये बात पहुँच जाए आपके माध्यम। मैं गिरिराज बाली, पिछले हम यहाँ 9 साल से रह रहे हैं। हमने यहाँ कभी भी नहीं देखा कि यहाँ कोई सफाई करने आ रहा है। हम अपने पैसों से देकर सफाई करवाते हैं। गंदगी फैली हुई है। जहाँ तक है कि यहाँ बरसात में कीड़े मकोड़े, सांप, गोरे भी यहाँ निकलते हैं, फिर उनको भगाना पड़ता है। उनको कोई भी हानि नहीं पहुँचाता, उनको भगाना पड़ता है। और इधर देखो तो पूरा गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इधर देखो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, सरकारी ये क्या नाम है, दीवारें टूटी हुई हैं। कभी भी इस हाउसिंग बोर्ड ने कभी भी इस दीवार को पेंट ही नहीं कराया। और देखो सामने देखो, कैमरा ऊपर ले जाओ, वो देखो क्या नाम है, दीवारें जर्जर हो रही हैं, वो कभी भी गिर सकती हैं किसी के ऊपर। परेशानी चल रही है। ये 1.5 साल होगी भाई यहाँ कचरा की गाड़ी जी है, खूब वो कर लिया। हम अपने पैसा से काम करवाओ तो कोई नहीं आवा यहाँ कचरा वाला। कब से नहीं हो रही है सफाई? 1.5 साल होगी। 1.5 साल से बिल्कुल कोई नहीं आ रहा यहाँ। किसी को बुलावा तो उन्होंने कहे हम तो ना करके जाओ यहाँ।
तो बताओ फिर, गंदगी आके देखो कितनी गंदगी हो रही है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही बाजारों में कूलर पंखों की खरीदारी जोर पकड़ने लगी है। अलवर के रोड नंबर 2 स्थित व्यापारी रमेश जुनेजा ने बताया कि पिछली गर्मियों के सीजन में सामान कम होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में गर्मी शुरू होते ही खरीदारी एवं व्यापारियों द्वारा माल स्टॉक करने का सिलसिला भी आरंभ हो गया है। मौजूदा समय में प्लास्टिक बॉडी के कूलर का चलन बढ़ा है। इसमें पानी भी कम लगता है, साथ ही करंट आदि का खतरा काफी कम रहता है। गर्मी स्टार्ट हो गई है और दूसरा ग्राहकों का आवागमन भी चालू हो चुका है, क्योंकि पिछली बार गर्मियों के सीज़न में मार्केट में माल की शॉर्टेज की वजह से कस्टमरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और व्यापारी को भी नुकसान उठाना पड़ा था। तो व्यापारी अब संभल गया है और कस्टमर भी ये चाह रहा है कि मैं सीज़न के स्टार्ट होने से पहले पहले अपने कूलर ले लूँ, जिससे कि तेज़ी से बचा जा सके। और मैं भी यही चाहता हूँ कि ग्राहक समय पर अपना सामान ले। बाज़ार में आकर्षक मॉडल हैं, प्लास्टिक के कूलर का आवागमन ज़्यादा हो चुका है और प्लास्टिक के कूलर क्या है, पानी यहाँ का ख़राब है। पानी ख़राब को देखते हुए लोग प्लास्टिक कूलर ज़्यादा ले रहे हैं और गर्म भी नहीं होता है, हवा ठंडी देता है। तो निश्चित लोहे के कूलर में पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा? लोहे के कूलर में क्या है, बाहर लगता है। बाहर लगने से जैसे धूप पड़ती है तो पानी में थोड़ा ज़्यादा खाता है। प्लास्टिक का कूलर ज़्यादातर अंदर लगते हैं, वो पानी बिल्कुल आधा खाते हैं, हवा डबल ठंडी देते हैं। बाकी कस्टमर की अपनी अपनी पसंद है, कोई लोहे का ले रहा है लोहे का, कोई प्लास्टिक ले रहा है प्लास्टिक का ले रहा है। बाकी फिर भी समय रहते हुए ग्राहक जो सामान लेगा, जो आवागमन चालू हो चुका है। जिला जाट महासभा समिति की आम सभा की बैठक रविवार को सुबह 11 बजे अलवर के जाट छात्रावास में होगी। समिति के अध्यक्ष बेगराज सिंह चौधरी ने बताया कि करीब 25 साल बाद यह बैठक आयोजित की जा रही है। इस दौरान समाज के हित और विकास के लिए सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलन पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं कुरीतियां दूर करने सहित कई अन्य मुद्दों पर चिंतन होगा। इसके अलावा जिला जाट महासभा समिति के चुनाव आगामी 6 महीने में संपन्न करवाने पर चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। 23 तारीख को अलवर जिला जाट महासभा समिति की ओर से आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें समाज के कई मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होगी। जैसे कि 26 साल हो गए हमारे जाट समाज के चुनाव, वो नहीं हुए, उनको विधिवत करवाने का हमारा मेन मुद्दा है। 6 महीने के अंदर अंदर हमें चुनाव करवाने हैं, तो इस विषय को लेकर समाज से रायशुमारी ली जाएगी। दूसरा, 5-6 साल का हमारे पास 19 से 25 तक का आय व्यय का ब्यौरा जो छात्रावास में आय हुई है और व्यय हुई है, या छात्रावास में जो काम हुआ है, उसको समाज के लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। और कई अनेक और मुद्दे हैं। एक छात्रावास के परिसीमन जो सदस्य हैं जिले के, आज 3 जिले बने हैं, उन 3 जिलों को लेकर परिसीमन का मुद्दा है, तो उसको लेके भी समाज के लोगों से रायशुमारी होगी परिसीमन को लेके। और बालक बालिकाओं के समाज के सम्मेलन के बारे में भी समाज के लोगों से रायशुमारी विचार विमर्श होगा। और कई समाज के ऐसे मुद्दे हैं, समाज की जो कुरीतियां है जाट समाज में, उन पर भी समाज के लोगों से सबसे रायशुमारी की जाएगी। और आपके माध्यम से हम पत्रकार जी बताना चाहते हैं कि 23 मार्च को समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग छात्रावास स्टेशन रोड अलवर में पधारें और समाज की जो कुरीति है, समाज के जो भी बिंदु हैं, उन पर अपनी राय दें। सबसे हमारा आपकी ओर से निवेदन है। जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार केंद्र सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल साबित हुई है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में केंद्र में सत्ता संभाली थी और उस समय देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। यह कर्ज अब बढ़कर 225 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की विफलता है। मुद्दों के हल के बजाय भाजपा औरंगजेब जैसे मुद्दों पर गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगी है। सब देश में मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जिस तरह से डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपए की कीमत गिर रही है, विदेशी कर्ज बढ़ रहा है,
और देश में जिस तरह से हालात हैं, लगातार चुनाव हिंदू मुस्लिम के आधार पर लड़े जा रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को उकसाकर चुनाव हो रहे हैं, विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, ऐसे हालात है। आप कांग्रेस के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो ATL चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस विषय में मेरा निवेदन है समस्त देशवासियों से कि ये जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने राष्ट्रवाद का ठेका ले रखा है। मैं इस विषय पर ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी सरकारें आई भारत में 1947 से अब तक, और 1857 से 1947 तक का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा, उस स्वतंत्रता संग्राम में भाजपा का कोई योगदान था ही नहीं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि उस समय इस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। 1980 में ये पार्टी बनी, अस्तित्व में आई, और परिवर्तन संसार का समाज का नियम है। ठीक है, 2014 से भाजपा देश पर शासन चला रही है, लेकिन मैं देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो 55,000 करोड़ का कर्ज था, और आज 55 लाख करोड़ का, लेकिन आज ये 54 हो चुका है। तो ये जो आर्थिक नीति है, जो डॉलर की कीमत उस समय मानो 54 रुपये थी और रुपया आज 100 के आसपास पहुंच रहा है, तो देश कर्ज में डूब रहा है। देश पर इतना कर्ज है कि 25% रुपया तो हम ब्याज में ही चुका रहे हैं। तो देश, किसी भी देश की मजबूती उसका आर्थिक आधार होता है। आज अमेरिका की USA की बात करें, हम चाइना की बात करें, रसिया की बात करें, जापान की बात करें, फ्रांस की बात करें, इन सब देशों के जो आधार हैं वो मजबूत आर्थिक स्थिति है। तो पहला विफलता का जो कारण स्पष्ट झलक रहा है मोदी सरकार का, माननीय मोदी जी का, कि वो आर्थिक मोर्चे पर देश को आगे बढ़ाने में विफल रहे हैं, पूर्णतया विफल रहे हैं, और देश वो कर्ज के बोझ से दब रहा है। उधर मोदी जी कहते हैं कि ट्रंप साहब उनके मित्र हैं। ठीक है, मित्रता हो सकती है, दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन अभी अभी जो शर्मनाक कृत्य माननीय ट्रंप द्वारा किया गया कि भारतीयों को बंधक बनाकर ऐसी स्थिति में जहाज़ों से भारत में भेज दिया गया, और अब टैरिफ की बात की जा रही है, तो जो टैरिफ देश पर लगाया जाएगा और स्थिति आपकी खराब होगी। पुरुषार्थी समाज दिवाकरी एवं अन्य भक्तों के सहयोग से 23 मार्च को शिव महापुराण कथा का शुभारंभ होगा। यह कथा 29 मार्च तक दिवाकरी गांव के श्री माता मंदिर में आयोजित होगी। यह जानकारी देते हुए श्रद्धालु कमल कपूर ने बताया कि राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू प्रतिदिन दोपहर 3:15 से शाम 6:15 बजे तक शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे। रविवार को सुबह माता के मंदिर से महिलाओं द्वारा गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस नेता और व्यापारी गिरीश डाटा के अनुसार केंद्र सरकार को आयात निर्यात नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए, साथ ही विदेशी खाद्य तेलों के आयात पर टैक्स लगाने की जरूरत है। अमेरिका भी अपने देश में आयात होने वाले विदेशी सामान पर टैरिफ लगा रहा है। डाटा ने भारतीय खल के निर्यात पर लगी रोक को भी हटाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खल का उचित मूल्य नहीं मिलने से व्यापारियों और किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्याज को मसाला कैटेगरी में शामिल करना चाहिए, जिससे इसका निर्यात होने के साथ ही किसानों को उचित भाव मिल सके। सर, किसानों को मजबूती देने के लिए सरसों के भाव और आगे कैसे बढ़े, व्यापारियों को कैसे लाभ हो, सरकार को विशेषकर केंद्र सरकार को क्या नीति अपनानी चाहिए? देखिए, जो भी मस्टर्ड है, हम राजस्थान के अंदर तो सरसों पैदा होती है। तिलहन के लिए तिलहन उद्योग को एक बहुत बड़ा उद्योग है। खासकर तिलहन और दलहन, ये दोनों चीज़ों की बहुत बम्पर पैदावार करते हैं। तो मेरा तो सजेशन यही है कि सरकार को जो इम्पोर्ट ड्यूटी है तेल के ऊपर वो बढ़ानी चाहिए, और तो सरकार को इम्पोर्ट खोलना चाहिए खल का। अगर इम्पोर्ट खुल जाएगा तो
सरकार को रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा इससे कि बाहर माल जाएगा। उसके अलावा काश्तकार को 2 पैसे फालतू मिलेंगे कि बाजार में रौनक रहेगी, उद्योग बढ़ेंगे। तो ये ही मैं सोचता हूँ कि सरकार खल का निर्यात खोल दे और आयात तेल के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दे। तो सरकार कई सर जो विशेषकर पाम ऑयल और बाकी खाद्य तेल पर तो सर ना के बराबर जो इम्पोर्ट टैक्स लगाती है, तो उससे बहुत सस्ती दर पर विदेशी खाद्य तेल आ रहा है। उसका सर सीधा सरसों के तेल पर पड़ रहा है। स्थानीय जो हमारे उद्योग हैं उन पर असर पड़ रहा है उसका, कि वो इस समय नुकसान में चल रहे हैं। तो सरकार को नीति ये रहनी चाहिए कि हमारे उद्योग पन पे, तो इसलिए उनको इम्पोर्टेड जो तेल इम्पोर्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, उस पर उनको एक्साइज बढ़ानी चाहिए। और जो खल यहाँ से निर्यात हो उसको खोलना चाहिए, जो बंद किया हुआ है इस समय कि खल का हम निर्यात नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश वगैरह काफ़ी जाता था यहाँ से पहले, अब वो चीज़ें बंद हुई पड़ी है। तो उस वजह से क्या है किसान को भी MPS पूरा नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में सरसों के भाव यहाँ अच्छे हैं, कम से कम हमारे यहाँ पर तो, और जगह से सबसे तेज सरसों की मंडी हमारे खैरतल की है आज। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से प्याज का जब उत्पादन होता है तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में नहीं पहुँच पाई क्योंकि वहाँ निर्यात था, वो बैन था। अब लगता है कि प्याज का भी जो उत्पादन होता है तो उस समय भी इनको विदेशी निर्यात खोल देना चाहिए, तो जिससे क्या है उनको भाव थोड़े ठीक मिले। शुरू में जो प्याज की फसल आई उस समय निर्यात खुला हुआ था, प्याज यहाँ से गई थी। अलवर की शिवाजी पार्क पुलिस ने सूने मकान में चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ASI दयाराम ने बताया कि परिवादी उमा भारती ने मामला दर्ज करवाया था। ये महिला अपने बच्चों का इलाज करने के लिए अस्पताल गई हुई थी और पीछे से घर में लाखों रुपए के आभूषण चोरी हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद शिवाजी पार्क सेक्टर 5 निवासी दीपक मित्तल को पकड़ लिया है। उसके कब्जे से चोरी हुआ माल भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी का नाम दीपक मित्तल सनोप सतीश मित्तल, निवासी पुरोहितों का मोहल्ला, बानसूर, थाना बानसूर, जिला कोटपुतली भैरव का रहने वाला है, जो कि परिवादिया के पियर बानसूर का रहने वाला है, जिसके उनके आपसी रिश्तेदारी संबंध बने हुए हैं, जो कि परिवादिया के पास ही ये अक्सर रहता था। और आरोपी के पास में परिवादी ने उनको चाबी पूर्व से पहले भी कई बार इसकी जानकारी में इसको चाबी दी हुई थी। बदनीयत पूर्वक आरोपी ने महिला परिवादी के घर पर चोरी करके उसके सोने के जो जेवरात हैं वो निकाल लिए थे, जिसमें प्रकरण 10 परिवादियों द्वारा प्रकरण 10 दिनांक 18/3/25 को हुआ था, जिस पर तफ्तीश कर मुलजिम को दिनांक 19 को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुकदमा का माल मुशरका जो कि 60% करीब से बरामद कार्रवाई की गई थी। बाद कार्रवाई न्यायालय श्रीमान आदेश से जिसमें है। आरोपी हाल निवासी कहाँ का है? अलवर का है? हाल निवासी 5 के शिवाजी पार्क का रहने वाला है आरोपी। अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर अलवर स्थित अपना घर शालीमार 30 बीघा क्षेत्र में भव्य राम मंदिर निर्माण हो चुका है। यहाँ जयकारों और ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प एवं गुलाल की वर्षा करते हुए भक्तों ने भगवान श्री राम की प्रतिमा को मंदिर में प्रवेश करवाया। 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक भव्य कार्यक्रमों के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा। उधर प्रतिमा प्रवेश कार्यक्रम के दौरान शालीमार त्रिहान के निदेशक अशोक सैनी, DGM शशि मोहन, पवन यादव, पंडित मुरली, पंडित संजय शर्मा और रवि उपस्थित रहे। साथ ही सेवादार श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश सैन, प्रेम गुप्ता, संजय शर्मा, मनोज सैनी, प्रमोद आदि की उपस्थिति रही। पंजाबी युवक युवती परिचय सम्मेलन 23 मार्च को अलवर में आयोजित होगा। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के जिलाध्यक्ष दिवानचंद सेतिया की अध्यक्षता में शनिवार को हीरानंद ITI स्थित कार्यालय में हुई बैठक में इसकी तैयारियों पर चर्चा हुई। सेतिया ने बताया कि अलवर जिले जयपुर, बीकानेर, रेवाड़ी एवं दिल्ली आदि शहरों के युवक युवतियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। उधर बैठक में महासचिव राधाकृष्ण अरोड़ा, उपाध्यक्ष राधेश्याम आहूजा सहित डॉक्टर रमेश गुल्यानी, GL भाटिया, अशोक मेहंदीरत्ता, ओम प्रकाश मिड्ढा, जगदीश अरोड़ा और दर्शन अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। आज सुबह पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी की कार्यकारिणी मीटिंग कल होने वाले परिचय सम्मेलन के लिए श्री दिवानचंद सेतिया जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में रखी गई। उसमें सभी तैयारियों का कल का ब्यौरा सब तैयारियां कर चुके हैं हम, और इसमें पंजाबी युवक युवती परिचय सम्मेलन श्री हीरानंद ITI बिलोची का कुआं में होने जा रहा है।
इसका समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रखा गया है। एक विशेष बात इसमें रखी गई है, कल कोई युवती अगर रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इसमें अलवर, जयपुर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि से पढ़े लिखे युवक युवतियों के रजिस्ट्रेशन हमारे पास जमा हैं और भी कल जो उपलब्ध रहेंगे उनका हम परिचय एक दूसरे से कराएंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्टेट हाईवे 44 स्थित बीजवाड़ नरूका मालीबास के समीप धूल उड़ने से परेशान लोगों ने रास्ता रोक दिया। ऐसे में दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई और इसके बाद मालाखेड़ा पुलिस ने यहां पहुंचकर लोगों की समझाइश की। गौरतलब है कि मालीबास के समीप वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। ऐसे में परेशान लोगों ने जाम लगा दिया। पूर्व में SDM को अवगत करवाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त कर दिया गया। इस समस्या की सूचना मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के कर्मचारियों को दी गई है। जिम्मेदारी हमारी है क्या? प्रशासन अपने कानून को हाथ में ले, प्रशासन करे कार्रवाई। अब अधिकारी इसके लिए अब कब क्या आश्वासन दे रहे हैं? अब ये दे रहे 2-4 दिन में कुछ उसका समाधान हो जाएगा। और पानी का छिड़काव इस पर कब होता है? कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तुरंत करने को कह रहे हैं। और पूरी फसल खराब होगी तो कोई काटने के लिए तैयार नहीं है। सबके दमी हो गई, सबके बीमारी हो गई, दमी हो गई, सांस हो गई, सबका इलाज चल रहा है। हम दे देते हैं, हमारे पास दमी का इलाज चल रहा है। टीबी हो गई। केसरपुर पंचायत स्थित जैसमंद बांध के बहाव क्षेत्र में प्लॉटिंग को लेकर आखिरकार JCB चल ही गई। यहां 4 दीवारी को ध्वस्त करने के साथ ही मार्ग पर खाई खोद दी गई है। गौरतलब है कि 3 दिन तक कार्रवाई का दौर चला। UIT के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि कृषि भूमि पर कन्वर्जन करवाए बिना यह गैर कृषि कार्य किया जा रहा था। ऐसे में राजस्व विभाग और UIT ने पुलिस जाब्ते के साथ एक कार्रवाई की है। गौरतलब है कि जैसमंद के बहाव क्षेत्र पर मत्स्य पालन विभाग, कब्रिस्तान और शमशान सिवायचक भूमि सहित जैसमंद बांध की जमीन पर प्लॉटिंग एवं अतिक्रमण हो रहा था। इसे लेकर समाचार भी प्रसारित किया गया। वहीं बल्लाना गांव के लोगों ने इसे लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से शिकायत की थी। और अब बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां क्षेत्र स्थित जोहड़ वाले हनुमान जी मंदिर में भजन सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान अनेक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं भक्त नृत्य करते नजर आए। हनुमान जी एवं सीताराम जी मंदिर के सेवक केदार शर्मा ने बताया कि अष्टमी पर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भजन सत्संग का आयोजन हुआ। इस प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सरिस्का बाग परियोजना में बाघ ST21 और बाघिन ST9 पानी में अटखेलियां करते नजर आए। इन दिनों गर्मियों के चलते बाघ जलाशयों के समीप अधिक दिखाई दे रहे हैं। उधर बाघ बाघिन को देखकर यहां पहुंचे पर्यटक खुश नजर आए। उन्होंने सेल्फी और फोटो भी लिए। शाम की सफारी के दौरान
काला कुआं क्षेत्र में यह साइटिंग हुई। बाघ बाघिन करीब आधा घंटे तक पानी में विचरण करते रहे और पर्यटकों ने जिप्सी में बैठकर उन्हें देखने का लुत्फ उठाया। खेड़का पंचायत के धवाला गांव में जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल कनेक्शन नहीं पहुंच पाए हैं। अरसों पहले ट्यूबवेल और पाइपलाइन भी आ चुके हैं, लेकिन लोगों द्वारा घरों में नल से पानी भरने का सपना अभी अधूरा ही है। ऐसे में वे खेतों में लगे ट्यूबवेल से पानी भरकर काम चलाते हैं। ग्रामीण सुरेंद्र नरूका के अनुसार जलदाय विभाग द्वारा आश्वासन देते हुए करीब 4 साल हो चुके हैं। स्थानीय निवासी नारायण जोगी ने बताया कि करीब 100 घरों की बस्ती को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मिशन का 2021 में प्रोजेक्ट चालू सैंक्शन हुआ था, इसमें 45 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। इसमें से 36 लाख रुपए ले भी लिए ठेकेदार ने, लेकिन एक बोर कराया और 3-4 साल से पाइप पड़े हुए हैं। कोई आके ध्यान नहीं दे रहा इस पर। कई बार हमने आज उनको फ़ोन वगैरह करा, जानकारी दी भाई काम चालू करो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही पड़े हैं, पाइप पड़े हैं। लोगों को बहुत भारी परेशानी हो रही है। हमारे लिए तो कुछ नहीं किया है। ये बोर है वो खाली करा के पटक दिया। पानी इतनी समस्या है कि गांव में बहुत ज़्यादा। एक ट्यूबवेल है जो ख़राब हो जाता है तो 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। 2-2 3-3 तक उसी बात से पानी पिया जाता है। तो फिर अभी ये जो पाइप पड़े हैं और ट्यूबवेल भी लगा दी, बोर्ड ऐसे ही पड़ा है, क्या कहूँ? बोर्ड क्या, इन्होंने तो खाली जो पैसे सैंक्शन हुए उसमें 36,51,000 रुपये बोर्ड के माध्यम ले चुके हैं तो इनकी तरफ से, और यहाँ कुछ भी नहीं किया काम। पैप सारे पड़े हुए हैं, आकर मौके पे देखे जाए, खाली बोर्ड कटा कर छोड़ रखा है। अकबरपुर पंचायत भवन पर शनिवार को 161 लोगों की निःशुल्क जांच की गई। जयपुर रक्स फाउंडेशन के प्रबंधक अमीलाल ढूकिया ने बताया कि 27 मरीजों को निःशुल्क इलाज के लिए निम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया है। शेष रोगियों को परामर्श देकर दवाएं प्रदान की गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस शिविर का लाभ उठाया। इस मौके पर फाउंडेशन प्रतिनिधि हरीश कुमार यादव और जस्सू राम सहित निम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर मनोज, जीवेश, श्रेष्ठा, तमन्ना और डॉक्टर ऋषभ के अलावा नीरज एवं नासिर ने भाग लिया। मेरा नाम अमीलाल है। जयपुर रक्स फाउंडेशन में प्रोग्राम मैनेजर हूँ और हेल्थ प्रोग्राम को देखता हूँ। यहाँ अकबरपुर में जयपुर रक्स फाउंडेशन और निम्स हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। उसमें अभी तक 80+ लोगों का टेस्टिंग हो गया है और इस टेस्टिंग में बीपी, शुगर की जांच है वो निःशुल्क हो रही है। मोतियाबिंद के पेशेंट हैं उनका भी निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। और भी किसी प्रकार की दिक्कत है जो रेफर होंगे उनको पूरा ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जारी है। एएनएम और आशा सहयोगिनी गांवों में जाकर रोगियों को चिन्हित कर रही हैं। इस दौरान अस्पताल में आ रहे टीबी के मरीजों को भी चिन्हित कर उनका इलाज किया जाता है। उधर डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि अभियान के तहत एएनएम आशा को टारगेट दिए गए हैं। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया जाएगा। ग्राम पंचायत ये भारत सरकार की योजना है। इसमें लक्ष्य लिया गया है कि सभी पंचायतों को टीबी से मुक्त किया जाना है। तो इसके लिए एएनएम, आशा और सीएचओ को टारगेट दिए गए हैं कि वो घर घर सर्वे करके स्पुटम का कलेक्शन, स्पुटम के लिए जो मरीज मिले उनको स्पुटम के लिए हायर सेंटर PSC-CS पे भेजें। वहाँ पे उनकी स्पुटम जांच करवा के उनका पता लगाया जाएगा कि उनकी टीबी है कि नहीं। और अभी आने वाले 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के दिन अलवर जिले की जो पंचायत टीबी मुक्त है उनके सरपंच प्रतिनिधि को अभी प्रताप ऑडिटोरियम में सम्मान के लिए भी बुलाया। पुलिस सेवा के अधिकारी और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए महानिदेशक पुलिस प्रशस्ति डिस्क एवं प्रशस्ति रोल दिए जा रहे हैं। इस सूची में रामगढ़ थानाधिकारी विजेंद्र सिंह को यह सम्मान मिला है। अपराध नियंत्रण, सामान्य प्रशासन और आपदा राहत, कानून व्यवस्था एवं इंटेलिजेंस आदि क्षेत्र में विशिष्ट प्रयास के लिए सम्मान मिला है। विभाग द्वारा इस सम्मान को प्राप्त करने वाले प्रदेश के 55 पुलिसकर्मियों की सूची जारी की गई है। इसमें अलवर जिले से विजेंद्र सिंह का नाम शामिल है। उधर पूर्व सरपंच एवं भाजपा नेता एडवोकेट देवेंद्र दत्ता, पत्रकार अमित भारद्वाज सहित दीपक अग्रवाल, बाबूलाल जांगीर, गोविंद सैनी, एडवोकेट लाखन दत्त शर्मा, सतनाम सिंह और डॉक्टर मुल्तान सोनी ने उन्हें बधाई दी है। राजगढ़ में सकट स्थित सेठ माता मंदिर में ढांचा एवं पद दंगल और भंडारे का आयोजन किया गया। यह मंदिर कस्बे की बड़ी बाड़ी सैनियों के पास में स्थित है। सैनी सेठ सेवा समिति के पदाधिकारी बाबूलाल और कल्याण साई के अनुसार इस दौरान अनेक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इनमें सुरेश भांडारेज, कृष्ण, राकेश, कमलेश, मीणा,
रामुता सैनी और श्याम सैनी आदि शामिल थे। उन्होंने अनेक पौराणिक एवं धार्मिक लोक कथाएं सुनाई। वहीं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, नशा मुक्ति सहित दहेज प्रथा रोकने के लिए संदेश दिया। इस दौरान जयपुर की कलाकार निशा एवं चंचल ने नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी। उधर कार्यक्रम का शुभारंभ नाथलवाड़ा सरपंच मुकेश मंडावरी और सरपंच मालती देवी सैनी ने चौथ माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मंच का संचालन सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी द्वारा किया गया। इस मौके पर सैनी महासभा महामंत्री बोधनलाल, गिरिराज प्रसाद मैदानी, बेनी प्रसाद, रामफूल सैनी, लक्ष्मी नारायण और राधेश्याम सैनी आदि की मौजूदगी रही। अलवर के गौरी देवी महिला महाविद्यालय में विकसित भारत युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें शामिल 150 प्रतिभागियों में से 10 का चयन राज्य स्तर पर होने वाले कार्यक्रम के लिए किया गया है। खैरतल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया के अनुसार इस महाविद्यालय के 21 वर्तमान और पूर्व विद्यार्थियों ने भी शिरकत की। इनमें से राज्य स्तर पर पूर्व छात्रा रिंकी खातून का चयन हुआ है। वे अलवर नोडल जिले के अन्य 9 प्रतिभागियों के साथ खैरतल तिजारा जिले का राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगी। ग्राम इस्माइलपुर स्थित पीएम श्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान पीएससी इस्माइलपुर के मेडिकल ऑफिसर विवेक आचार्य के नेतृत्व में 393 छात्राओं का चेकअप किया गया। साथ ही अनेक मौसमी बीमारियों की जांच कर 46 छात्राओं को दवा वितरित की गई। प्रधानाचार्य जितेंद्र गहलावत ने यह जानकारी दी। इस अवसर पर संजय सिंह, कपिल शर्मा, बबीता कुमारी और सरिता देवी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शुक्रवार को तिजारा में पंचायत समिति एवं थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां साफ सफाई, रिकॉर्ड्स और लंबित मामलों की स्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने नरेगा श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और स्वच्छ भारत मिशन सहित निर्माण कार्यों को लेकर भी हिदायतें दी हैं। जिला कलेक्टर ने तिजारा थाने स्थित बंदी गृह और मालखाना सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों का निरीक्षण कर पिछले माह में दर्ज मामलों आदि की जानकारी ली। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान प्रधान जेपी यादव, एसडीएम संजीव वर्मा, डिप्टी एसपी शिवराज सिंह, तहसीलदार कृष्ण यादव, थाना प्रभारी महेंद्र सिंह यादव और न्यायिक शाखा इंचार्ज विशाल गुप्ता आदि उपस्थित रहे। अलवर सहित राज्य भर में 15 से 21 मार्च तक उपभोक्ता सप्ताह का आयोजन किया गया। वहीं अलवर में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा मध्यस्थ अभिवक्ता नियुक्त कर समझाइश की कार्रवाई का आगाज हुआ। इसके जरिए जिला उपभोक्ता मंच द्वारा चिन्हित प्रकरणों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा। इस दौरान जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा एवं इस कार्यालय के कर्मचारी अधिवक्ता सुषमा शर्मा, बलजीत सिंह यादव एवं अजय शर्मा मौजूद रहे। साथ ही विद्युत वितरण निगम के नोडल अधिकारी, सहायक अभियंता एवं पैनल अधिवक्ता अजीत सिंह आदि की उपस्थिति रही। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा एक बयान को लेकर करनी सेना ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौर के अनुसार सांसद सुमन ने राज्यसभा में बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा कि बाबर को भारत में महाराणा सांगा ने आने का न्योता दिया था। उन्होंने महाराणा सांगा को गद्दार जैसे अपमानजनक शब्दों से भी पुकारा है। राठौर ने बताया कि सांसद रामजी लाल को इतिहास का ज्ञान नहीं है। बाबर को दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी के सेनापति दौलत खान ने आक्रमण करने के लिए बुलाया था। साथ ही महाराणा सांगा ने देश और धर्म की रक्षा करते हुए बार बार बाबर को खदेड़ते हुए मेवाड़ एवं राजस्थान की सीमाओं से दूर रखा था। आज चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पिकअप की टक्कर से मां की गई जान और बेटी हुई गंभीर घायल। वहीं ट्रेलर से भिड़ंत के बाद फॉर्च्यूनर चालक ने तोड़ा दम। बहाला और राजगढ़ रोड पर सामने आए हादसे। अलवर मंडी के 400 व्यापारियों के जरिए खाद्य निगम को गेहूं बेच सकेंगे किसान, सीधे खाते में आएगा भुगतान। विद्युत निगम के रिश्वतखोर लिपिक को 4 साल के लिए भेजा जेल। अलवर एसीबी कोर्ट ने सुनाई सजा। वहीं बालक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की हुई कैद। और अभ्यारण्यों में सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी कर सकेंगे निःशुल्क भ्रमण। कला कॉलेज में हुए समारोह में वन मंत्री संजय शर्मा ने किया ऐलान। और इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।